अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपनी चैनल एसके एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरह से बच्चों के कमेंट आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित हो रहे हैं। ये इस सेट सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम सवालात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ रहे होंगे। कुछ बच्चों ने पीडीएफ के लिए रिक्वायर की थी, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो क्या करें, स्क्रीनशॉट लें और काम चला लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो सचमुच पसंद आ रहे हैं, अगर सचमुच आपके लिए काम के हो रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हासिल हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें, आप चाहें तो इसे फेसबुक पे लगा लें, चाहे तो अपनी स्टोरीज़ पे लगा लें। जहाँ भी हो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं कोशिश करता रहूँ कि आपके लिए बेहतर से और बेहतर वीडियोज़ के लिए बना सकूँ। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 1 महीना और बाकी है, तो सेट सीरीज़ के 2 वीडियो और आएंगे। हो सकता है 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ऊपर 1 महीना है, तो मैं उसके लिए ये कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम में कौन से सवाल और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या कौन से टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड हो तो मैं उनको और ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझाने की, या कोशिश करूँगा लाइव आकर उसे समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उनसे ये भी कहें कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एग्ज़ाम की उर्दू के हिसाब से उर्दू पेपर की उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, ये मेरी गुजारिश थी। आइए अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की जानिब। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 2 सब्जेक्ट उर्दू क्लास 12 का ये पेपर है। एक मॉडल पेपर है जिसमें सवाल के साथ जवाब भी आपको बताए जाते हैं। सारी बातें वही हैं, पुरानी घिसी पिटी बातों को बार बार दोहरा कर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सीधे सवाल नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये सवाल छोटे हैं। इसके बाद सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी भी हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो पहले वाले वीडियो भी देख लें, उनमें भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सवाल नंबर 1, तनक़ीद के क्या मानी है? तनक़ीद के मानी क्या हैं? जवाब, तनक़ीद के मुख्तलिफ बयान किए गए हैं, यानी छान फटक करना, अच्छे बुरे को अलग करना वगैरह वगैरह। किसी अदबी सिनफ का मुताला करना और उस पर अपने ज़ाती ख़यालात ज़ाहिर करना, उसकी खूबियों और ख़ामियों से क़ारी को रोशनास कराना ही तनक़ीद कहलाता है। और वैसे तनक़ीद की डेफिनेशन बहुत लंबी है, जैसा आपके तनक़ीदी मज़मून में उसकी डेफिनेशन दी गई, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। छान फटक करना, अच्छे बुरे की पहचान करना और भी बहुत कुछ में बताया गया है। सवाल नंबर 2, उर्दू अफ़साना की इब्तिदा किस सदी में हुई? जवाब, उर्दू अफ़साने की इब्तिदा 20वीं सदी में हुई। 19वीं सदी में ये अंग्रेज़ों के यहाँ स्टार्ट हो चुका था। 20वीं सदी में उर्दू अफ़साने की ईजाद हुई थी। सवाल नंबर 3, तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब, तनक़ीदी मज़मून उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रसवा हैं। एहतशाम हुसैन नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस पर लेख लिखा है, तनक़ीद की है। सवाल नंबर 4, इज़रा कौन था? जवाब, इज़रा हन्ना का वालिद था, उसका बाप था, जो कि एक यहूदी था, और मार्क्स जो कि उस ड्रामे का हीरो है, इज़रा की बेटी से मोहब्बत करता है। इज़रा की बेटी हन्ना से मोहब्बत करता है। तो इज़रा हन्ना का क्या था? वालिद था, उसका बाप था। सवाल नंबर 5, इंशाइया मरहूम की याद में के मुसन्निफ़ कौन है? जवाब, इंशाइया मरहूम की याद में के मुसन्निफ़ पतरस बुखारी हैं। सवाल नंबर 6, दबिस्तान लखनऊ के 2 नुमाइंदा शायरों के नाम लिखिए। जवाब, दबिस्तान लखनऊ के 2 नुमाइंदा शायरों के नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश और मीर बब्बर अली अनीस हैं। बहुत सारे शायर हैं, वैसे 2 के नाम पूछे गए, इसलिए आपको 2 ही बताने हैं। सवाल नंबर 7, इकबाल मजीद की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, इकबाल मजीद की पैदाइश सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल नंबर 8, ये आपका सेक्शन बी, काफ़िया किसे कहते हैं? मैं मिसाल लिखें। जवाब, उर्दू शायरी में काफ़िया से मुराद शेर की आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं। याद रखें, काफ़िया शेर के साथ साथ बदलता रहता है और रदीफ़ काफ़िया के भी बाद आता है, और वो तमाम मिसरों में यकसां रहता है, यानी एक जैसा रहता है। काफ़िए की मिसाल देखिए, हस्ती अपने हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। तो हुबाब और शराब जो एक जैसी आवाज़ वाले, एक जैसे मिलते जुलते हैं लफ्ज़ हैं, ये क्या कहलाएंगे? काफ़िया कहलाएंगे। और कीसी है जो दोनों एक जैसे लफ्ज़ हैं, ये क्या कहलाएगा? रदीफ़ कहलाएगा। वैसे गज़ल वाली टॉपिक में इसको बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको हर एक बात बड़ी बारीकी चीज़ से समझाई गई है। नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लें।
सवाल नंबर 9, मजमून निगार ने मच्छर के हवाले से इंसान को क्या नसीहतें की है, क्या शिक्षा दी है, क्या मॉरल एजुकेशन दी है? जवाब, इस सबक में मच्छर को ज़रिया बनाकर इंसान को ये नसीहत की गई है कि इंसान ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए और अदना आला के फ़र्क को ख़त्म कर दे, क्योंकि एक मामूली मच्छर ने नमरूद जैसे बादशाह का गुरूर तोड़ा था और उसकी खुदाई खाक में मिलाई थी। इसलिए इंसान बड़ा छोटा अपनी ज़ात सिफ़ात से नहीं बल्कि अपने आमाल और कारनामों से होता है। सवाल नंबर 10, मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को क्या नसीहत की? अफसाना सुकून की नींद के हवाले से बताइए। जवाब, मुल्क हवा के महल से मुल्हिक एक सुरंग थी जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद थे। ये अनासिर मुल्क हवा के बासियों के लिए किसी अजूबा से कम न थे। उस मुल्क के बादशाह ने अपनी मौत के वक्त शहजादे को वसीयत की वो कभी उस सुरंग को ना खोले, मगर बादशाह की वफ़ात के बाद शहजादे के दिल में उस सुरंग का राज जानने की ख्वाहिश जागी और उसने बेचैन होकर उस सुरंग का ताला खोल दिया था। सवाल नंबर 11, ड्रामा की तारीफ़ लिखें। ड्रामा किसे कहते हैं? जवाब, ड्रामा अदब की एक कदीम सिन्फ है, पुरानी सिन्फ है। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ डराओ से निकला है, जिसके मानी है करके दिखाना या अमल करना। ठीक है, अमल करके दिखाना। ये एक ऐसी सिन्फ है जिसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकतों और सदाकतों को स्टेज पर नकल के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा को अमल से जुड़ा हुआ अदब कहा जाता है, यानी ऐसा अदब जिसको मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा जैसे मौसीकी, रक़्स, गीत और मुसव्विरी की मदद से ज़ेर अमल लाया जाता है। सवाल नंबर 12, आदमी के लहू की तुग़यानी बादशाहत को किस तरह ख़त्म कर देगी? जवाब, अली सरदार जाफरी का कहना है कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म और सितम किए, उनका खून बहाया, वो खून रायगा नहीं जाएगा बल्कि उनकी ये क़ुरबानी रंग लाएगी। अब हर सड़क पर इनकलाबी समंदर के उबाल की तरह नज़र आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने लोगों का जो खून बहाया वो सैलाब बनकर बादशाहों को ख़त्म कर देगा। वक्त का तराना नज़्म से सवाल लिया गया है। सवाल नंबर 13, इंशाइया मरहूम की याद में मोटर को देखकर मुसन्निफ़ को क्या ख्याल आया और क्या सोचने लगा? जवाब, मोटर को देखकर मुसन्निफ़ को ज़माने की नासाजगारी का ख़याल सताने लगता है और वो कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता है जिससे तमाम लोगों में दौलत बराबर तकसीम की जा सके, बंटवारा बराबर हो जाए। सवाल नंबर 14, मुल्क तरक्की पसंद तहरीक में शामिल किसी 5 अदीबों के नाम लिखें। जवाब, तरक्की पसंद तहरीक में सज्जाद ज़हीर, मुंशी प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, मुईन हसन जज़्बी और कृष्ण चंद्र के नाम अहम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अदीब उसमें शामिल थे। ये वो अदीब हैं जिनके नाम ख़ास तौर पर लिए जाते हैं। अब है सेक्शन सी, जिसमें निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जाएंगे। 5 सवाल हैं, 5 में से 3 के आपको जवाब इसमें देने होते हैं। ये स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए है, पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि इस बोर्ड के इसके अलावा, इन पेपर्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी साथ में चल रही है। आप उससे भी हर चैप्टर वाइज मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर छांट रखे हैं, आप उनको भी पढ़ें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सवाल नंबर 15, नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है का मरकज़ी ख्याल लिखें। नज़्म का मरकज़ी ख्याल बताना, केंद्रीय बिंदु बताना है। जवाब, इकबाल सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। इकबाल का मशरक़ी और मगरबी फ़िक्र का मुताला बहुत वसी था। निसाब में शामिल इकबाल की नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है इकबाल के दूसरे मजमूए कलाम बाले जिब्राइल से माखूज़ है, यानी उसे लिया गया है। इस नज़्म में इकबाल ने खूबसूरती के साथ आदम के जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने का किस्सा बयान किया है। इस नज़्म में आदम ज़मीन पर पहुँचते हैं तो रूह अर्ज़ी यानी ज़मीन की रूह उनका इस्तकबाल करती है और नीले आसमान, खामोश फ़िज़ा, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरे समंदर और तेज़ हवाओं की तरफ इशारा करती है और कहती है कि कल जब आदम जन्नत में थे तो तुम्हारे सामने फ़रिश्ते थे तो तुम उन्हें देखते थे। अब दुनिया के आईने में ख़ुद अपनी अदाएँ देखो, फिर आदम को उनकी हकीकत बताती है कि तुम ज़रा गौर से अपने वजूद पर नज़र डालो तो तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया के तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल हो, तुम सबसे अफजल हो और हर चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की गई है। फ़रिश्तों ने आदम को उनकी अज़मत का एहसास दिलाते हुए जन्नत से रुखसत किया है।
इस नज़्म में इकबाल रूह अर्जी को ज़रिया बनाकर इंसान को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि कामयाबी उसी के कदम चूमती है जो जद्दोजहद यानी मेहनत करता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हाथ पर हाथ धरे, तकदीर पर भरोसा ना करे, बल्कि अपने अमल से खुद अपनी तकदीर लिखें और हालात से मायूस ना हो तो मुसलसल कोशिश से खुद एक नई दुनिया आबाद कर सकते हो। यानी इंसान अपनी सलाहियतों से दुनिया को खूबसूरत जन्नत बना सकता है, बल्कि वो अपनी खुदी को इतना बुलंद कर ले कि फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सवाल नंबर 16, इंशाइया के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डाली। इंशाइया कब शुरू हुई? आगाज़ कहते हैं प्रारंभ को, इर्तिका कहते हैं विकास को। इंशाइया कैसे प्रारंभ हुई, इसका विकास कैसे हुआ? आगाज़ और इर्तिका का मतलब ये होता है। एक प्यारी बच्ची ने सवाल पूछा था, सर तर्ज तहरीर का मतलब क्या होता है? तर्ज का मतलब होता है तरीका, तहरीर का मतलब होता है लेख। तहरीर का मतलब लेख या कोई लिखा हुआ आर्टिकल, लिखी हुई चीज़। तो तर्ज तहरीर यानी लिखने का तरीका। किसी भी शायर के लिए, मुसन्निफ़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि तर्ज तहरीर उनका ऐसा है, उनके लिखने का तरीका ऐसा, उनके लिखने, हर इंसान का, हर शायर का, हर मुसन्निफ़ का लिखने का तरीका अलग होता है, अलहदा होता है ना। कोई सैड जोन वाला होता है, कोई कॉमेडी वाला होता है, कोई ट्रेजेडी वाला होता है। तो सभी का एक फ़न होता है लिखने का, सभी का एक पैटर्न होता है, उसी को तर्ज तहरीर कहा जाता है। आइए सवाल की जानिब चलते हैं। जवाब, इंशाइया की सिन्फ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई है। इंशाइया का मफ़हूम उर्दू अदब में तकरीबन वही है जो अंग्रेज़ी में ऐसे का है। इंशाइया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता और अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर ही अपने तासुरात बयान करता है। उसके सामने कोई ख़ास इस्तिलाही मकसद नहीं होता, वो अपने दिल की बातें मज़े लेकर बयान करता है, लेकिन उन बातों में ताज़गी, नुदरत और शगुफ्तगी का होना ज़रूरी है। इंशाइया का लहजा नरम और नाजुक होता है। इंशाइया में रवानी का होना भी ज़रूरी है। फितरत के मंजरकशी इंशाइया का एक ख़ास मौजू है। इंशाइया मज़मून निगारी का वो जज़ू है जिसमें मुसन्निफ़ अपने ज़ाती और इनफरादी तजुर्बात को पेश करता है। इस पेशकश में उसकी अपनी शख्सियत काफ़ी नुमायाँ रहती है। इस तरह इंशाइया में एक किस्म का दाखिली रंग पाया जाता है। इंशाइया का ताल्लुक़ तख्लीकी अदब से होता है। इख्तिसार, बेरबती, इजहार, शख्सियत और इनबिसाती मकसद इंशाइया की खसूसियात हैं। इंशाइया में तंज़ो मिज़ाह का अंसर भी मिलता है, लेकिन ये इसके लिए लाजमी नहीं है। उर्दू अदब में इंशाइया की सिन्फ का आगाज़ कब हुआ और उर्दू का पहला इंशाइया निगार कौन है, इस बारे में इख्तलाफ राय पाया जाता है। इख्तलाफ यानी मतभेद है इस बात में भी इख्तलाफ पाया जाता है कि इस सिन्फ ने यहाँ आँख खोली या इसे मगरबी अदब से उधार लिया गया है। असलियत ये है कि इंशाइया आलमी अदब में भी एक नो आमोज़ सिन्फ है और अभी तक इसकी खसूसियात क़तइयत के साथ मुतय्यन नहीं हो सकी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर को उर्दू अदब में इंशाइया की सुबह काज़िक और रशीद अहमद सिद्दीकी के दौर को सुबह सादिक कहा गया है और ये ख्याल दुरुस्त है। इसके अलावा अब्दुल हलीम, ख्वाजा हसन निज़ामी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मुल्ला रमूज़ी, पतरस बुखारी और कन्हैया लाल कपूर ने भी इंशाइया लिखे हैं। इन लोगों ने उर्दू नस्र की इस नाजुक सिन्फ की आबियारी करके इसे फ़रोग़ दिया है, इसे बढ़ाया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं, देखिए। आज़ाद के कलम में अजीब तरह का जादू है। कौन कहते हैं? मौलाना मोहम्मद आज़ाद कहते हैं। अल्लामा शुबली ने जो ये बात कही है वो आज़ाद यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए कहा गया है। वो आज़ाद गपशप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है। ठीक है, बिल्कुल हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। उनकी किताब नरंगे ख़याल के शहपारों को भला इंशाइयों के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा आब हयात के मज़ामीन पर कभी अफसाने, कभी खाके और कभी इंशाइये का गुमान होता है। दूसरे हैं अब्दुल हलीम शर्रफ। इनके बारे में देखिए। लखनवी ज़बान पर उन्हें दस्तरस हासिल थी। उनकी बेशतर तसानीफ़ फ़िक्शन के ज़रिए के ज़ेल में और चंद एक इंशाइया निगारी के ज़ेल में आती हैं, लेकिन उनकी तसानीफ़ में जो अंदाज़ बयान है उसकी वजह से जगह जगह इंशाइया का गुमान होता है। उनके ख़ास हल्के फुल्के कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर इंशाइया कहा जा सकता है। तीसरा नाम है ख्वाजा हसन निज़ामी।
ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार उर्दू के साहिब तर्ज इंशाई निगारों में होता है। बेगमात की ज़बान पर जैसी खुदरत उनको हासिल है, ऐसी किसी और को कहाँ। 1857 ईस्वी के बाद बेगमात किला को जिन मुसाइब का सामना करना पड़ा, हसन निज़ामी ने उन दुखों को बेगमात के आंसू उन्वान के तहत लिखा है। उनमें ज़्यादातर हकीकत है और कुछ अफसाना भी, यानी कुछ झूठा भी। अंदाज़ बयान दिलकश और पुरतासीर है। ये इंशाइया निगारी की उम्दा मिसाल है झिंगर का जनाजा और गुलाब तुम्हारा कीकर हमारा। दो ऐसे इंशाइये हैं जो कड़ी से कड़ी कसौटी पर भी पूरे उतरते हैं। एक नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। उनके यहाँ भी इंशाइया निगारी उरूज पर नज़र आती है। उनकी तहरीरों में ज़राफ़त, इंशा निगारी और लुत्फ़ बयान सब घुल मिल गए हैं और इंशाइया में उन सब का घुल मिल जाना ज़रूरी भी है। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा और एक वसीयत के तामील में के उन अलावा उनके मज़ामीन का मुताला कीजिए तो इंशाइया के कई नमूने मिलते हैं। अब देखते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की निगारशात में इंशाई निगारी का फ़न बदरजा उत्तम मौजूद है। मज़ाह निगारी होने के अलावा उनमें यह सलाहियत भी मौजूद है कि पेचीदा और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को भी हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि हैरत होती है। अरहर का खेत, वकील, दो ऐसे घाट और चारपाई भी उम्दा इंशाइये हैं। पतरस बुखारी। अहमद शाह बुखारी पतरस एक अहम इंशाई निगार हैं। उनके मज़ामीन बेहद मकबूल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। अहमद शाह बुखारी पतरस एक अहम इंशाई निगार हैं। उनके मज़ामीन बेहद मकबूल हुए हैं। कुत्ते, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, हॉस्टल में पढ़ना, सिनेमा का इश्क, लाहौर का जुग्राफिया उनकी उम्दा इंशाइये हैं। मुख्तसरन इंशाइया निगारी का ये काफ़िला अभी रवा दवा है। मज़कूरा मुसन्निफ़ों के अलावा कन्हैया लाल कपूर, शौकत थानवी, अख्तर औरियानवी, अहमद जमाल पाशा, इब्ने इंशा वगैरह को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी कई मुसन्निफ़ीन इस सिन्फ़ की आबियारी में मसरूफ़ हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 17। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुख्तसर खुलासा लिखें। आपने पढ़ रखा है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान सबक है। आइए इसको शॉर्ट में पूरा जान लेते हैं। वैसे इसके खुलासे का वीडियो भी ऑलरेडी मैं अलग से बना चुका हूँ, चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर आप ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो। जवाब देखिए। फ़ोटोग्राफ़र अफसाने में कहानी पहाड़ी इलाके में मौजूद एक बेहद खूबसूरत और दिल फरेब गेस्ट हाउस के गिर्द घूमती है। ये गेस्ट हाउस बल खाती सड़क से होते हुए झील किनारे वाक़ है। गेस्ट हाउस चूँकि टूरिस्ट इलाके में मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम सयाह आते हैं। सयाह कहते हैं टूरिस्ट को। आने वालों में अक्सर नौब्याहता जोड़े या कोई अदाकार मुसाफिर होते हैं। गेस्ट हाउस के साथ ही अफसाने का एक अहम किरदार उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठा फ़ोटोग्राफ़र है, जो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बिछी टीन की कुर्सी पर बैठा मेहमानों का इंतज़ार करता है। फ़ोटोग्राफ़र इसी कस्बे का बाशिंदा है जहां ये गेस्ट हाउस वाक़ है। फ़ोटोग्राफ़र का किरदार कोई आम किरदार नहीं, बल्कि गेस्ट हाउस के दरवाजे पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के कई रंग और तमाशे देखे हैं। वो उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर तब से मौजूद है जब बरतानवी राज में यहाँ बड़े बड़े उम्दादारान अफसरों और अमीर लोग आते थे और रात रात भर महफिल सजती थी। फ़ोटोग्राफ़र की आंखों ने उसी दरवाजे पर बैठे एक नई दुनिया का रंग देखा जब दूसरी जंग अजीम के दिनों में यहाँ अमरीकी लोगों का आना जाना होने लगा। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और गेस्ट हाउस पर इक्का दुक्का सयाह, सरकारी अफसरान, चंद नौब्याहता जोड़े और वो लोग आने लगे जो तन्हाई चाहते थे। गेस्ट हाउस में फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे की आँख थी जो ये सब देखती थी मगर खामोश थी। गेस्ट हाउस में एक नौजवान लड़की और लड़का आए। लड़की एक रक्कासा, जबकि नौजवान मशहूर मौसीकार। रक्कासा कहते हैं नाचने वाली को, मौसीकार कहते हैं गाने गाने वाले को। तो एक डांसर और एक सिंगर, ठीक है, मशहूर था। दोनों से यहाँ कोई वाकिफ़ ना था, कोई नहीं जानता था। दोनों माह असल की बजाय यहाँ आराम की गरज से आए थे। माह असल हनीमून। नौजवान लड़के लड़की की तरह ही एक
यूरोपियन सैयाह भी मौजूद था, जो पिक्चर पोस्ट कार्ड के ज़रिए घर वालों को अपना हाल लिखने में मसरूफ़ था। गेस्ट हाउस का एक और किरदार माली भी था, जो मुसाफिरों को ताज़ा फूलों के गुलदस्ते देता। लड़का लड़की गेस्ट हाउस से बाहर सैर को जाने लगे तो फोटोग्राफर उनसे तस्वीर उतारने की फरमाइश करता है, तो लड़की उसे जवाब देती है कि उन्हें देर हो रही है, मगर फोटोग्राफर ने कहा कि वो बस उनके चंद लम्हे चुराना चाहता है। बाहर तो वैसे भी राज़े हयात की जंग जारी है, ये कहकर फोटोग्राफर उनकी एक खूबसूरत तस्वीर उतारता है। अगले दिन माली ने लड़की को वो फ़ोटो ला कर दी, जिसे उसने बिना देखे ही दरवाजे में डाल दिया और जाने से क़ब्ल उसे उठाना भूल गई। वक्त बीत गया, फोटोग्राफर बूढ़ा हो गया, मगर अब भी वो गेस्ट हाउस के दरवाजे पर टीन की कुर्सी पर बिछाए बैठा रहता और आने वाले सयाहों की तस्वीर उसकी जमा है, तस्वीर उतारता था। अब यहाँ फ़िज़ाई सर्विस शुरू हो जाने की वजह से मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई थी। एक रोज़ एक खातून अपना अटैची केस लिए गेस्ट हाउस के दरवाजे से दाखिल हुई। उसने फ़ोटोग्राफ़र को चौंक कर देखा। फ़ोटोग्राफ़र ने भी देखा कि वो एक हसीन लड़की नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र की खातून थी। खातून कमरे में चली गई। सुबह जब उसने अपने कमरे की सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसमें बिछे कागज़ तले लिफाफा नज़र आया, मगर साथ ही एक काकरोच उसके हाथ पर चढ़ दौड़ा। हाथ झटकने पर लिफाफा नीचे गिरा, जिसमें एक नौजवान लड़की और लड़का अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। खातून बड़बड़ाई, कमाल है, 15 साल बाद भी ये तस्वीर कागज़ तले मौजूद है। यहाँ सफाई का निज़ाम कितना नाक़िस हो गया है। इन बरसों में उस खातून में कई तब्दीलियाँ आ गई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी। उसका साथी भी राज़े हयात के घमसान में कहीं खो गया था, यानी अल्लाह को प्यारा हो चुका था। सब कुछ जो का तो मौजूद था, मगर ज़िंदगी इंसानों को जो खा रही थी और कॉकरोच बाकी थे। ये इस कहानी का यहाँ पर एंड हुआ जाता है। आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 18, जानिसार अख्तर की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लें। वैसे सबक पढ़ाने से पहले मैंने आपको सभी मुसन्निफ़ों के बारे में, सभी शायरों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था ना, तो आप चाहें तो वीडियो वापस जाकर देखें अगर आपको सब चीज़ डिटेल में समझनी है। इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बिना समझाए भी वीडियो ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो ही जाता है। ठीक है, तो आप इसे बस पढ़ें और समझें। याद करने का काम है सबक वाले चैप्टर्स में। वीडियो को जा बजा बहुत बड़ा बनाने का मेरी ख्वाहिश नहीं है। जवाब देखिए। सबसे पहले तारुफ जानिसार अख्तर के बारे में। नाम सैयद जान निसार हुसैन रज़वी और अख्तर क्या है, तखल्लुस था। वालिद का नाम मुस्तर खैर आबादी, जो एक मारूफ शायर थे। उनके अजदाद में मौलाना फजल हक खैर आबादी जैसी अबकरी शख्सियत भी हैं, जिन्होंने दीवान गालिब की तरतीब व तदवीन के साथ साथ 1857 की पहली जंग आज़ादी में कैदी किरदार अदा किया था। उनकी रफ़ीक हयात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता और मजाज लखनवी की हकीकी बहन सुफिया थी, जो तपेदिक जैसी मोजी मर्ज में अरसे दराज बीमार रहने के बाद एक दिन मालिक हकीकी से जा मिली। उनके पिसर अर्जुमंद मशहूर फिल्म नगमा निगार जावेद अख्तर और बहू शबाना आज़मी हैं, जो अपने मुकालमात और नगमात और समाजी मसाइल पर बेबाक इजहार राय की वजह से हर दिल अजीज़ पर बने हुए हैं। जावेद अख्तर साहब जो गाने लिखते हैं और शबाना आज़मी एक्ट्रेस हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। उन्हीं खानदान से, किनके खानदान से, जानिसार अख्तर के खानदान से। आप देखिए उनके हालात ज़िंदगी। अख्तर 8 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए। उनका आबाई वतन खैराबाद यूपी है। इब्तदाई तालीम विक्टोरिया कॉलेज हाई स्कूल ग्वालियर में हासिल की और वहीं से 1930 में मैट्रिक का इम्तहान पास करके 1937 में बीए और 1939 में एमए उर्दू की डिग्रियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। उनका तकर्रुर 1940 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू लेक्चरर की हैसियत से हुआ।
1943 में रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो ग्वालियर की हालत ख़राब होने लगी, लिहाजा रियासत भोपाल को उन्होंने अपना मस्कन बनाया। मस्कन यानी ठहरने की जगह, अपना मस्कन बनाया। यहीं हमीदिया कॉलेज में सदर शोबा और उर्दू फ़ारसी में जगह मिल गई। ये तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म कारकुन थे। हुकूमत हिंद ने कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदियां आयद कर दी। चूँकि तरक्की पसंद तहरीक भी उस पार्टी की सरगर्मियों का एक रुख था, इसलिए अख्तर को नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने मुंबई की राह ली और वहाँ फिल्मों के लिए बहुत से गीत लिखे। यहाँ उन्हें शोहरत भी मिली और मालो ज़र में इजाफा भी हुआ। बिलाखिर वो 18 अगस्त 1976 को आरिज़ा बीमारी क़ल्ब की वजह से मुंबई में इंतकाल कर गए। अदबी खिदमत, साहित्यिक, एकेडमिक जानिसार अख्तर को शेर व अदब का ज़ौक़ व विरसा में मिला था। नीज़ अलीगढ़ के इल्मी और अदबी माहौल ने उसको मज़ीद हुस्न आफरी बना दिया। उनके अदबी मज़ाक की तश्कील व तामीर में जहाँ हर क्लासिकी शायरियात का अहम हिस्सा है, वहीं रोमानी रुझान के असर भी शिद्दत से पाए जाते हैं। बल्कि उनकी रोमानी मिजाज पर क्लासिकियत की सख्त गिरी के बेअसर साबित हुई। वह बहुत जल्द इश्तराकी हकीकत निगारी के हवाले से तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर आ गए। इस अहद में तरक्की पसंदों ने आज़ादी के हुसूल और माशी अदम व मसावात को अपने मंशूर में नुमायाँ अहमियत दी और मौज़ूआती और बयानिया शायरी को रिवाज दिया। उन्होंने भी अपने अहद के समाजी और माशरती मसाइल को नज़मों का मौजू बनाया। इस कबील की नज़मों में मौरिख से रियासत, दानाए राज, 5 तस्वीरें और अमननामा शामिल हैं। ये नज़में उनकी तारीख़ी, सियासी, माशरती और तहज़ीबी और तमद्दुनी शऊर की तर्जुमान हैं। उनके मिजाज बुनियादी एतबार से चूँकि रोमानी है और चूँकि वो इश्किया सरमस्तियों के शायर हैं, इसलिए उनकी शायरी वारदात हुस्न इश्क का फ़र्जी नहीं सच्चा इजहार है। उनके कलाम की सरसरी मुताला से अंदाज़ा होता है कि वो मिजाज से ज़्यादा मुतासिर हैं और कुछ फैज़ से भी, मगर वो मिजाज जैसा वालहाना पन और हिजर की तड़प अपनी शायरी में पैदा नहीं कर सके। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने लिखा है कि अख्तर तालिब इल्म के दौर में बड़ी दिलफरेब रोमानी नज़में लिखते थे। दूसरे नए शोरा की मानंद वो भी इनकलाब की तरफ आए। वो तरक्की पसंद शोरा में एक बुलंद मकाम रखते हैं, मगर कुछ लोगों को उनमें उस ज़ोर की कमी नज़र आती है जो सियासी मसाइल पर लिखते हैं। उनकी रोमानियत क्लासिकी रोमानियत कहते हैं, रोमांटिक को ना रोमांस को कहते हैं। रोमानी आप बार बार सुने, रोमानी क्या चीज़ है सर? रोमान कहते हैं रोमांस को, रोमांटिक को। उनकी रोमानियत क्लासिकी गज़ल की उर्दू रिवायत के का नए अंदाज से इजहार है। उन्होंने अपनी शेर व तराकीब, इस्तिआरात और लफ्ज़ियात वज़ा नहीं किए। उन्होंने हैयत के भी तजुर्बे नहीं किए। सिर्फ रोमानी जहन और रोमानियत शायरी को मकबूलियत अता नहीं कर सकती, उसका कुछ पस मंज़र भी होना चाहिए। हाँ, लहजा की रवानी, सादगी और सलासत ये बताती है कि उनके दिल में कोई जज्बा तो है जो बार बार करवटें लेता है मगर बेदार नहीं हो पाता। एक अंगारा तो है मगर शोला बन नहीं पाता। बिलाशुबा जानिसार अख्तर का उर्दू शायरी में जो मकाम है वो आफ्ताब नीम रोज़ की तरह वाज़ेह है। वो एक साफ़ सुथरे मिजाज और ज़बान के शायर हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम आज का आखिरी सवाल नंबर 19, जो कि यहाँ शायद गलती से छूट गया है मुझसे। सवाल नंबर 19 है, दबिस्तान लखनऊ के अहम शोरा के बारे में तनकीदी जायज़ा लें। दबिस्तान लखनऊ के जितने भी शायर हुए हैं उनके बारे में, शायरों के बारे में मुख्तसर क्या करना है, आपको डिस्कशन करना है, उनका तज़किरा करना है। ठीक है, जवाब के तौर पर हम एक करके सबका नाम लेते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दबिस्तान लखनऊ के पहले शायर कौन हैं? शेख गुलाम अली हमदानी मुसहफ़ी। मुसहफ़ी दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आए। उनकी शायरी का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि उनका शायरी मिजाज दिल्ली में सूरत पजीर हुआ, लेकिन लखनऊ के माहौल
दरबारदारी के तकाज़ों और सबसे बढ़कर इंशाई से मुकाबलों ने उन्हें लखनवी तर्ज अपनाने पर मजबूर किया। उनका मुंतखब कलाम किसी भी बड़े शायर से कम नहीं। अगर जज्बात के तर्जुमानी में मीर तक पहुँच जाते हैं तो जुर्अत और इंशाई के मखसूस मैदान में भी पहुँच जाते हैं, पीछे नहीं रहते। यूँ दहलवियत और लखनवियत के इम्तिजाज से शायरी में शीरनी नमकीनी पैदा कर दी है। एक तरफ जिनसियत का सेहतमंदाना शऊर है तो दूसरी तरफ तसव्वुफ़ और इखलाकी मज़ामीन भी मिल जाते हैं। उनके शेर मुलाहिज़ा फरमाए, जमुना में कल नहा कर जब उसने बाल बांधे, हमने भी अपने जी में क्या क्या ख्याल बांधे। दूसरा शेर देखिए, वो जो मिलता नहीं हम उसकी गली में दिल को, दरो दीवार से बहला के चले आते हैं। दूसरे शायर हैं सैयद इंशा अल्लाह खां इंशा। इंशा के वालिदैन दिल्ली से मुर्शिदाबाद आ गए, जहां इंशा की विलादत हुई। इंशा की जहानत और जिद्दत पसंदी उन्हें अपने हम असरों में मुनफरिद नहीं करती, बल्कि तारीख़ अदब से भी मुमताज़ मकाम दिलाती है। गैर तारीखी क़सीदा उर्दू में बेनुक्ता दीवान रानी केतकी की कहानी, जिसमें अरबी फ़ारसी का एक लफ्ज़ न आने दिया। यही नहीं, इंशा पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने दरियाई लताफ़त के नाम से ज़बान व बयान की क़वाइद पर रोशनी डाली। इंशा ने गज़ल में अल्फाज के मुतन्नु इस्तेमाल से ताज़गी पैदा करने की कोशिश की और उसमें बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। ताहम बाज़ औक़ात महज काफ़िया पैमाई और इब्तिज़ाल का एहसास होता है। इंशा की गज़ल का आशिक लखनवी तमद्दुन का नुमाइंदा वो बांका है जिसके बाद रिवायती हैसियत इख्तियार कर ली। उन्होंने गज़ल में मिज़ाह की एक नई बुनियाद डाली, ज़बान में दहली की गुलावट बरकरारी रखने की कोशिश की है। शेर समात फरमाए, कर नाज़नी कहे का बुरा मानते हैं आप, गर नाज़नी कहे का बुरा मानते हैं आप, मेरी तरफ देखें मैं नाज़नी सही। अगला शायर जो है वह है शेख कलंदरी बख्श जुरात दहली में पैदा हुए। उनकी शायरी का मखसूस रंग मामला बंदी है, जो दबिस्तान दहली की अहम तरीन खसूसियत है। रिवायत है कि शरीफ ज़ादियों से आज़ादाना मेल मिलाप और जनान खानों में बेझिझक जाने के लिए खुद को अंधा मशहूर कर दिया। बहरहाल नाबीना होने की शवाद मिलते हैं, पता नहीं क्या करता है, सॉरी। अगले शायर हैं हैदर अली आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए। आतिश ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। तबीयत में क़नाअत और इस्तग़ना का मादा था। उन्होंने किसी दरबार से ताल्लुक़ पैदा ना किया और ना ही किसी की मदह में कोई कसीदा कहा। आतिश की शायरी लखनऊ में परवान चढ़ी, मगर एक दहलवी उस्ताद मुसफ़ी ने के ज़ेरे साया, इसलिए दहली और लखनऊ ने दबिस्तानों की खुसूसियत का इम्तिजाज पैदा हो गया। आतिश नासिक के मद्दे मुकाबिल थे। नाक़दीन ने नासिक पर उनको फ़ौक़ियत देते हुए हैं लखनऊ दबिस्तान का नुमाइंदा शायर करार दिया जाता है। उनकी अक्सर अशार में रवानी मौसीकियत की हद तक पहुँच गई है। मुहावरात ऐसे बरहमल इस्तेमाल होते हैं कि शायरी मरसाजाजी मालूम होती है। आतिश का भी नज़रिया था। आतिश के कलाम की अहम खसूसियात में निशातिया अंदाज़, सफाई और मुहावरात का बेहतरीन इस्तेमाल है। कहीं कहीं उनके कलाम में तसव्वुफ़ की चाशनी भी पाई जाती है। उन्होंने रिवायती शायरी से हटकर कैफियत व मर्दानगी और खुददारी के जज्बात को कलमबंद किया है। शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक क़तरा खून न निकला। सबसे आखिरी शायर और आज का आखिरी सवाल का आखिरी पेज, शेख इमाम बख्श नासिक की शायरी में ना तो जज्बात व एहसासात हैं, ना ही उनकी पैदा करदा सादगी मिलती है। उन्होंने मुश्किल ज़मीनों, अनमोल क़वामी और तवील रदीफ़ों के
बल पर शायरी ही ना की बल्कि उस्तादी भी तस्लीम कराई। आज उनकी अहमियत ज़बान की सफाई पैदा करने और मुतरक़ात की बाकायदा मुहिम चलाने की वजह से है। उन्होंने ज़बान और बयान के कवानीन की खुद पैरवी ही न की बल्कि अपने शागिर्दों से उनकी पाबंदी कराई। यूँ उर्दू गज़ल की ज़बान को झाड़ झनकार से पाक साफ़ करने वालों में उन्हें मुस्तकिल अहमियत हासिल है। लेकिन सिर्फ़ अल्फाज की बाजीगरी शायरी नहीं होती, उनके यहाँ जज्बे का फ़क़दान है। मौलवी अब्दुल हक उनके कलाम के बारे में लिखते हैं, नासिख बिलाशुबा एक अच्छे पाकीज़ा तर्ज का नासिख और एक भोंडे तर्ज के मौजिद हैं। उनके कलाम में ना नमकीनी है ना ही शीरनी, रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले कोई, दिल ही दिल में हम उसे याद किया करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इन सवाल से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में नहीं आता है तो उन सवाल के ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो बना चुका हूँ। आप उन सवाल के लिए चैप्टर्स की वीडियो देखें या जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की वीडियो जाकर देखें। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका वगैरह जो वीडियो बनाए हैं आप उनको जाकर देखें, आपको सब चीज़ें वहाँ पे हासिल हो जाएगी। आप इजीली उन बातों को ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ इसको पढ़ा है और पढ़ने में ही 36 मिनट का वीडियो ये बन चुका है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक नए पेपर के साथ और नए और बेहतर कंटेंट के साथ। आपसे हमेशा की तरह फिर वही गुजारिश, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उन पे सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। खुदा हाफिज़।